हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, गुप्त शासन में समाज और राजनीति के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। वही गुप्त शासन के बारे में बताना है, उसके समाज और उसकी राजनीति के बारे में बताना है। बेटा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक समाज और एक राजनीतिक। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आए थे, परिवर्तन आए थे, उसके बारे में बताना है। देखिए, सामाजिक गतिविधियाँ। प्रस्तावना। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में मजबूत हुई। ब्राह्मण गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगे, यानी कि जो ब्राह्मण थे वो गुप्त वंशी, यानी कि जो गुप्त शासक थे उनको क्षत्रिय मानने लगे थे, जबकि वे मूल्यतः वैश्य थे, यानी कि वो वैश्य थे। आपको पता है 4 कैटेगरी होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो वैश्य होते हैं मोस्टली वो कौन होते हैं? जो व्यापार करते हैं। बट जो ब्राह्मण हैं अब उनको क्या मानने लग गए थे? क्षत्रिय मानने लगे। क्षत्रिय वो लोग होते हैं बच्चा जो क्या करते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, युद्ध करते हैं। ठीक है, और वैश्य होते हैं जो व्यापार करते हैं। ब्राह्मण आप लोगों को पता है पंडित होते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करते हैं। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा? वो करते हैं इन तीनों वर्णों की सेवा। ठीक है, फिर कोई भी एक्स्ट्रा काम। अब तो बहुत पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं, सब बराबर है। ठीक है, देखिए, ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से अलंकृत रूप में चित्रित किया। इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई, यानी कि क्या हो गई? धर्मशास्त्र के अंदर सम्मत, यानी कि ऐड हो गई उसके अंदर। ठीक है, और वे ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए। भारी संख्या में मिले ग्राम अनुदानों के फलस्वरूप ब्राह्मणों ने खूब धन संचय किया। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बहुत से विशेषाधिकार अर्जित किए, जो लगभग 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में गिनाए गए हैं। ठीक है बेटा, नारद स्मृति जो है एक बुक थी, उसके अंदर जो है इन सब बातों को जो है ऐड किया हुआ था, बताया गया था। देखिए, अनगिनत जातियाँ और उपजातियाँ। ये हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जातियों के बारे में बात करना तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़रूर। ठीक है, वर्ण अनगिनत जातियों उपजातियों में बट गए। इसके 2 कारण हुए। भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए और उन विदेशियों का हर समूह एक एक खास जाति समझा जाने लगा। चूंकि विदेशी लोग विजेता के रूप में आए, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिला। हूण लोग 5वीं सदी के अंत होते होते, यानी कि 5वीं सदी का जब अंत हो रहा था, उस समय क्या था? उस समय वो लोग आए थे। कौन आए थे? हूण आए थे। और अंततः राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल के माने गए थे, यानी कि जो हूण हैं वो भी राजपूतों के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है, आज भी हूण उपाधि वाले राजपूत अब मिलते हैं। जातियों की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण था ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मण समाज में समा जाना। जनजातीय सरदार लोग उच्च कुल के माने गए, किंतु उनके साम्य स्वजनों को नीच कुल का माना गया और हर जनजाति अपने नए जीवन में एक न एक जाति के रूप में अवतीर्ण हुई। यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में आज तक चल रही है। बट देखो, अवतीर्ण जो वर्ड है ना, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक अच्छी लैंग्वेज दिखे क्वेश्चन के अंदर। आप इजी वर्ड भी जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए, शूद्रों की स्थिति सुधरी। चौथी कास्ट होती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसकी बात की जा रही है यहाँ। देखिए, इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। वे अब कृष्ण नामक देवता की पूजा भी कर सकते थे। उन्हें कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का भी अधिकार मिला। इन कर्मों में अवश्य ही पुरोहितों को दक्षिणा प्राप्त होती थी। यह समझा जा सकता है कि ये सभी शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार के ही परिणाम थे। 7वीं सदी से उनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल अपने ऊपर के तीनों वर्णों के वास्ते खटने वाले सेवक, दास और कृषि मजदूर रूप में ही होता था। वही मैंने बताया ना आपको कि जो चौथा जो ये कास्ट होती है, इसके अंदर क्या था कि
बाकी के ऊंचे तीनों कुलों की सेवा करना। बट मौर्य काल के अंदर इनकी स्थिति सुधरी, ये व्यापार भी करने लगे थे, खेती करने लगे थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बच्चे, जैसे कि इन लोगों को रोक थी कि विशेष प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, लेकिन गुप्त काल के अंदर वो रोक टोक हटा दी गई। देखिए, अछूतों की संख्या में वृद्धि। इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चंडालों की संख्या में। समाज में चंडाल बहुत ही पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही दिखाई देते हैं। ईसा की 5वीं सदी में आकर उनकी संख्या इतनी बढ़ गई और उनकी अपवित्रता इतनी प्रखर हो गई कि उनकी ओर चीनी यात्री फाहियान की दृष्टि बरबस खिंच गई। फाहियान ने लिखा है कि चंडाल गांव के बाहर ही बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे। देखिए बच्चा, आपने 12th क्लास में पढ़ा हो चंडालों के बारे में कि चंडालों को गांव में आने की परमिशन भी नहीं थी। वो केवल क्या करते थे, वो जो लाशें होती थी, मृत व्यक्ति होते थे, उनको गड़ाते थे वो लोग, समझ गए आप। तो ये होते थे चंडाल। और ऐसा माना जाता है कि मैंने 12th क्लास में पढ़ा था ये, कि एक बार एक मतलब ऐसा बोलते थे कि परछाई भी पड़ जाएगी चंडालों की तो भी वो इंसान अपवित्र हो जाएगा, उसको नहाना पड़ेगा, घर के अंदर कवर रह के रखना पड़ेगा, और अगर वो रूल्स तोड़ता है, गाँव में आता है, तो उसकी आंखों के अंदर बच्चा क्या करते थे, बच्चा कांच पिघलाकर डाल दिया जाता था। ऐसी स्थिति थी एक टाइम पर चंडालों की। देखिए, जब कभी वे नगर में प्रवेश करते, उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर ही रहते, क्योंकि वे मानते थे कि चंडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती थी। देखिए कितनी यूजलेस बात थी ये, लेकिन क्या करें, पहले के टाइम में होता था ऐसा। अब देखिए, स्त्रियों की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी समाज के बारे में बात करते हैं तो आज से लेके पुराने समय तक स्त्रियों की स्थिति लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ और इनके लिए कृष्ण का पूजन अविहित किया गया। लेकिन गुप्त काल के पहले और गुप्त काल में भी उच्च वर्गों की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। यानी कि जो अपर कास्ट की जो वुमेन होती थी वो क्या करते थे बच्चा, उन लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें की परमिशन नहीं थी, जैसे कि वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनको घर में ही रखा जाता था, होता है। बट ये गुप्त काल में बहुत सी चीज़ें जो है सुधरी, इसके अंदर शिक्षा नहीं थी प्राप्त करने के लिए, बट काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं आपको आगे पढ़ के बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, महिलाओं की स्थिति के अंदर काफ़ी सुधार आया था। और काफ़ी सारे टाइम के अंदर तो ये भी था कि किसी भी स्त्री को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, पढ़ने की परमिशन नहीं थी, बहुत सारी रोक टोक थी बच्चा। बट कुछ टाइम के अंदर क्या होता है कि स्त्रियां मर्दों के बराबर जो है वो हेल्प करती थी उनकी, वो सारा काम करती थी, बच्चों को भी संभालती थी, हर एक चीज़ करती थी। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे आगे, पहले ये सुन लीजिए। निचले 2 वर्णों की स्त्रियां अपने जीवन यापन के लिए अर्जन कर सकती थी, अर्जन मतलब कि कमा सकती थी या फिर कुछ अन्य काम कर सकती थी। इतने से ही उन्हें बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई, पर उच्च वर्गों की स्त्रियां इस स्वतंत्रता से वंचित थी। यानी कि गुप्त काल के अंदर जो अपर कास्ट की जो वुमेन होती थी उनको परमिशन नहीं थी सब करने की, ठीक है। जबकि जो थोड़ी सी लो कास्ट की थी, मतलब कि ब्राह्मण को छोड़ के क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी स्त्रियां जो है वो काम कर सकती थी। इनमें तर्क यह दिया जाता है कि चूंकि वैश्य और शुद्ध स्त्रियां खेती का काम और घरेलू काम करती हैं, इसलिए उन पर पति का आधिपत्य नहीं रहता। अच्छा, मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर वो लोग ये काम करेंगे तो शायद उनके हस्बैंड की पावर जो है उनके ऊपर कम रह जाएगी। बहुत यूजलेस बात थी ये भी, क्योंकि बच्चा आप जो भी पढ़ते हैं, समझते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए ये आज के टाइम का नहीं है, ये हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। और हर टाइम का अपनी एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है, एक अलग कंटेस्ट होता है, एक अलग चीज़ होती है। तो समझिए और सुधार कीजिए, चाहे आप बॉय हैं, चाहे आप गर्ल हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, आप सुनिए ध्यान से, पढ़िए, लिखिए, और आप फ्यूचर हैं हमारे इंडिया का, तो समझिए कि आपको किस चीज़ के अंदर सुधार लेके आना है। देखिए, गुप्त काल में उच्च वर्गों के लोग अधिक से अधिक जमीन अर्जित करते गए, जिससे उनमें अधिक से अधिक पत्नी रखने और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने की प्रवृत्ति आई। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। पति के मरने पर उसकी पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेखीय उदाहरण गुप्त काल में ही 510 ईस्वी में मिलता है, फर्स्ट टाइम जब क्षति हुई थी। फिर भी गुप्तोत्तर को कुछ स्मृतियों में कहा गया है कि यदि पति खो जाए, मर जाए, नपुंसक हो जाए,
संन्यास ले ले या पितित यानी कि जाति भाव हो जाए, जाति से बाहर वंचित कर दिया जाए उसको, हो जाए तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। यानी कि दोबारा से शादी करने का उसकी परमिशन थी, बट आगे आगे जब बड़े आपने देखा कि बहुत टाइम तक तो स्त्रियों को शादी करने की परमिशन ही नहीं थी, फिर अंग्रेजों ने आके ये चीज़ हटाई थी। ठीक है, अब देखिए स्त्रीधन। उच्च वर्णों की स्त्रियों की पराधीनता का मुख्य कारण यह था कि वे जीवन निर्वाह के लिए पूर्णतः अपने पतियों पर आश्रित रहती थी। उच्च वर्णों की स्त्रियों की बात हो रही है बच्चा, क्योंकि उनको कमाने की परमिशन नहीं थी, उन्हें स्वामित्व अधिकार नहीं था, लेकिन विवाह के समय वधू को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए आभूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि समान स्त्रीधन होते थे, यानी कि जो अपने साथ लेके आई थी वो। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर का मतलब होता है बेटा, एक तो होता है गुप्त काल यानी कि जो चल रहा है उस समय, और गुप्त उत्तर का मतलब होता है कोई भी, मौर्य उत्तर, गुप्तोत्तर, तो इसका मतलब होता है उसके बाद का, यानी कि गुप्तोत्तर, गुप्त काल के बाद का काल। ठीक है, और गुप्त पूर्व हुआ अगर गुप्त पूर्व तो उससे पहले का। ठीक है बच्चा, देखिए गुप्तोत्तर काल की स्मृतियों में तो इन भेंटों का दायरा काफी बढ़ाया गया है। इनके अनुसार विवाह आदि के समय वधू के माता पिता से तथा सास ससुर से उसे जो कुछ उपहार मिलता है वह स्त्रीधन होता है। 6ठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्रीधन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती है और गिरवी रख सकती है। इससे यह बात साफ साफ निकलती है कि कात्यायन के अनुसार जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, परंतु भारत के प्रजासत्तात्मक समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार सामान्यतः बेटी को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिल सकता था। वही वाली बातें बेटा, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता की बात है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए गुप्त प्रशासन, अब प्रशासन की बात होगी, पहले समाज की अब प्रशासन की। देखिए गुप्त राजाओं ने अनेक उच्च उपाधियां जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर इत्यादि धारण की, लेकिन पश्चिमवर्ती शासकों के मामले में ये उपाधियां अतिरंजित हो गई, क्योंकि उनके दावेदार पूर्ववर्ती शताब्दियों के महान राजाओं की तुलना में सीमित राजनीतिक सत्ता के अधिकारी थे। इन भव्य उपाधियों में उत्तर पश्चिम के शासकों की उपाधियों की अनुगुंज सुनाई पड़ती है, और इन्हीं की तरह देवित्व का पुट शामिल है, यानी कि मानते हैं, प्रथाएं होती हैं, बहुत अलग अलग तरह के राजा होते हैं और सबकी अलग अलग तरह की क्या होती है, मान्यता, प्रथाएं होती हैं। ठीक है बच्चा, देखिए आगे बढ़ते हैं। गंगा की घाटी में गुप्तों के सीधे नियंत्रण में राजा प्रशासन के केंद्र में था और राजकुमार, मंत्रीगण और सलाहकार उनके सहायक थे। राजपुत्र की भी प्रतों के व्यवसाय के पद संभालते थे। प्रांत, पहले के ज़माने में देश को प्रांत कहा जाता था, अनेक जिलों में बटे होते थे और प्रत्येक जिला का अपना प्रशासनिक अधिकारी होता था, लेकिन सारे व्यवहारिक मामलों में स्थानीय प्रशासन केंद्र पर निर्भर नहीं था। निर्णय चाहे नीतिगत लेने हो अथवा विशेष स्थितियों के संबंध में स्थानीय स्तर पर ही लिए जाते थे, जब तक कि उनका संबंध केंद्रीय सत्ता की नीतियों अथवा आदेशों से नहीं हो। बेटा इधर माइन आएगा, इधर मौर्य आएगा। ठीक है, मौर्य प्रशासन से स्पष्ट रूप से भिन्न था, जहां अशोक इस बात पर बल देता था कि वह जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे वाकिफ रखा जाए। वहां गुप्त राजा इसे कुमार, मंत्य और आयुक्तों को सौंपकर संतुष्ट रहते थे। अर्थशास्त्र में एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन की चर्चा अवश्य हुई है, लेकिन यह एक नियामक ग्रंथ था और शिलालेखों तथा मोहरों के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि गुप्त प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक विकेंद्रित था और पदाधिकार एक से अधिक पदभार रखते थे। हर्ष का दौर एक शाही निजी रक्षक जैसा था। देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा क्योंकि वह प्रशासन की सामान्य कार्य प्रणाली और हर वसूली की जांच पड़ताल करता था, परिवादों को सुनता था, यानी कि बेटा वाद विवादों को सुनता था और उदारपूर्वक
दान देता था। बढ़ते हैं आगे। गांवों के अनेक वर्ग थे। ग्राम, पल्ली, गुल्म, खेतक आदि वे सभी मुखिया और ग्रामीण गुरुजनों वाले ग्राम निकायों के अधीन थे। इन ग्रामीण गुरुजनों में कुछ ग्राम अध्यक्ष अथवा कुटुंबी के पदभार संभालते थे। शहरी प्रशासन में प्रत्येक नगर में एक परिषद होती थी, जिसमें नगर श्रेष्ठ, सर्तवा प्रथम कुलिक अथवा प्रथम कायस्थ होते थे। इस परिषद और समिति में भेद बतलाते हुए मेगास्थनीज और कौटिल्य ने लिखा है कि पहले की सरकारें समितियां नियुक्त करती थीं, जबकि गुप्त प्रणाली में परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि होते थे, जिनमें वाणिज्यिक हितों की प्रधानता होती थी। देखिए, यदि मौर्य राज्य मुख्यतः वर्तमान अर्थव्यवस्था से राजस्व वसूलने अथवा राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा किसानों के कृषि विस्तार पर ध्यान देते थे, तो गुप्त राज्य और इसके समकालीनों ने आरंभिक कोशिशें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किया। यह प्रणाली इस अवधारणा से विकसित हुई कि शासन व्यवस्था के समर्थन के रूप में भूमि अनुदान किसी यज्ञ से ज़्यादा प्रभावी होगा और भूदान महादान है। राजा के द्वारा यह निवेश उर्वरक की सिंचित भूखंडों पर कृषि को उन्नत करने और बंजर भूमि पर अधिवास को प्रोत्साहित करने के लिए अभिप्रेरित था। परिधि पर स्थित क्षेत्र इस तरह वृहत कृषक अर्थव्यवस्था में लाए जा सके और आरंभिक अनुदान न गंगा के हृदय स्थल में नहीं बल्कि उसके बाहर के क्षेत्र में दिए गए। चूँकि भूमि अनुदान के प्रापकों से पहल करने की उम्मीद थी, इसलिए कृषि अधिवासों की स्थापना में राज्य पर जोर धीरे धीरे घटता गया। देखिए बच्चा, जो निष्कर्ष होगा, अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो आप निष्कर्ष के अंदर वो चीज़ लिख सकते हैं, बचा चुके हैं पहले ही। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी के ऊपर, ठीक है। मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। बच्चा, आप लोगों को जो भी डाउट हो ना प्लीज़ मुझसे पूछिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों के एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएँ।